जैसा कि आज हमारे बीच आए हैं श्री हरिकेश्वर राव, जो एक बहुजन समाज पार्टी के एक जाने माने उम्मीदवार है, जाने माने एक जिसको बोलते हैं संरक्षक बिहार पटना के। आइए उनसे कुछ मुलाकात करके ये जान लेते हैं कि आज उनका जो जिस तरीके से जो मुद्दा हम उनको बता रहे हैं, तो उस मुद्दा के बारे में थोड़ा सा उनसे जानकारी लेते हैं। ठीक है, अब दे लीजिए। सर ये बताएं कि किस तरीके से जो अभी जाति पे जिस तरीके का अभी वाकया अभी हुआ है, कोर्ट ने जिस तरीके से लोगों को एक अधिकार देने की बात जो थी वो अधिकार से हट के काम किया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं सर ताती समाज के बारे में? देखिए, ताती और ततवा एक जाति है जो ऑलरेडी अति पिछड़ा वर्ग के सूची में शामिल थे बिहार में। 2015 में नीतीश सरकार ने उस जाति के अस्तित्व को समाप्त करते हुए ये निर्देश दिया कि अब ये ताती और ततवा जाति के नहीं समझे जाएंगे, अब ये पान और स्वासी जाति के समझे जाएंगे और पान और स्वासी का इनको सर्टिफिकेट बनेगा, जो पान और स्वासी जो है ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट के सूची में मान लीजिए सन्निहित है। तो एक तरह से शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनाने के लिए इन्होंने निर्देश जारी कर दिया, संकल्प पत्र जारी कर दिया सरकार का 2015 में। उस संकल्प के खिलाफ मान लीजिए बड़ा आंदोलन मान लीजिए चल रहा था, शेड्यूल कास्ट में बड़ा आक्रोश था कि इन्होंने भाई बेवजह इनको कोई पावर है नहीं शेड्यूल कास्ट के सूची को डिस्टर्ब करने का, इसके बावजूद भी इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। खैर ये मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। तो आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये आया है कि बिहार सरकार ने जो संकल्प निर्गत किया था 2015 में ताती और ताती जाति के संबंध में, उस संकल्प को निरस्त कर दिया। पहला तो ये काम हुआ, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस संकल्प के आधार पर जो भी शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बना हुआ, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, उन प्रमाण पत्रों को भी उन्होंने निरस्त कर दिया। ये मानने के साथ सुप्रीम कोर्ट का आज यही निर्णय आया है। जो ये सर आदेश आया, क्या इसके पीछे पहले का क्या इसका नियम था, क्या इसका मांग था, कुछ इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताया कि पहले क्या थी ताती समाज का? पहले ये लोग अति पिछड़ा वर्ग की सूची में थे और बाद में नीतीश कुमार ने इन लोगों को जाति को खत्म कर दिया, ताती तत्वा को, इन लोगों को जाति बदल के पान और स्वासी का सर्टिफिकेट बनाने के लिए उन्होंने निर्देश जारी कर दिया। और शेड्यूल कास्ट के जानना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब्स के मैटर में स्टेट को कोई पावर ही नहीं है, उनके सूची को डिस्टर्ब करने का कहीं कोई पावर नहीं है। अगर उसमें कुछ संशोधन होना भी है तो भारतीय पार्लियामेंट से होना है, स्टेट को कोई पावर ही नहीं है। तो अपने पावर से बियॉन्ड जाकर नीतीश कुमार ने इस तरह का मान लीजिए हरकत किया, जिसका नतीजा आज ये होगा। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मान लीजिए ये होगी कि जो ताती और ततवा जाति के लोग शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट हासिल करके नौकरी प्राप्त कर चुके हैं और उनके कास्ट सर्टिफिकेट रद्द हो गया, उनका क्या होगा? भला तो ये है उनके साथ बड़ा हुआ। दूसरे में इतने दिनों तक जो उनका जो खर्चा हुआ, आर्थिक बोझ मान लीजिए कि ताती जाति पर पड़ा, उसको मान लीजिए क्या होगा? शेड्यूल कास्ट के लोगों ने जो उसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, इनका जो खर्चा हुआ उसका क्या खर्चा क्या होगा? उसका कौन मान लीजिए कि क्षतिपूर्ति करेगा? तो नीतीश कुमार के दूरदर्शिता के कारण ये शेड्यूल कास्ट की स्थिति खराब मान लीजिए हो रही है, शेड्यूल ट्राइब्स की स्थिति खराब हो रही है, और जिन जाति को सम्मिलित कर दे रहे हैं, गलत सर्टिफिकेट बनवाने के लिए निर्देश दे रहे हैं, उस जाति का भी स्थिति मान लीजिए खराब हो गया। तो चौतरफा मान लीजिए तो नीतीश कुमार की अदूरदर्शिता ने, जातिवादी चरित्र ने, कि नीतीश कुमार के जातिवादी चरित्र ने शेड्यूल कास्ट को एक तरह से बहुत मुश्किल में डाल दिया है। मतलब कुल मिला के आप डायरेक्ट आप जिसको बोलते हैं कि जाहिर इल्जाम जो है नीतीश कुमार जी पे लगा। एकदम निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के करने के चलते पहले लोहार वाला मामला हुआ, उनका संकल्प निरस्त हुआ, अब ताती तत्वा का भी निरस्त हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने गलत तरीके से आप किया ना, आपको पावर नहीं था, आप पावर से बियॉन्ड जाके आया, आपने शेड्यूल कास्ट की सूची पर उसको डिस्टर्ब करने का कोशिश की, हस्तक्षेप मान लेके जबरन किया। आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया।
आपने अभी बात छेड़ा लोहार समाज के बारे में, जी। क्या है सर लोहार समाज के बारे में? लोहार समाज में यही भी है कि लोहार जो है अपने आप को लोग कहना शुरू किया कि हम लोहार और लोहरा दोनों एक ही है, और लोहारा चूंकि झारखंड में है और लोहरा शेड्यूल ट्राइब्स में था, तो इन लोगों को भी उसी आधार पर लोहार और लोहरा में शब्द का इधर खेराफेरी करके इन लोगों ने सर्टिफिकेट लेना शुरू कर दिया। अब बिहार सरकार ने संकल्प निर्गत कर दिया था, उस संकल्प मान लो को भी निरस्त हो गया, आज से कम साल पहले निरस्त हो गया हो। तो ये दोनों स्थिति में नीतीश कुमार मान लें फेलियर साबित हुए हैं, और शेड्यूल कास्ट की सूची को डिस्टर्ब करने के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई दोषी माना जाएगा तो नीतीश कुमार है। उसका खमियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है मान लें कि SC/ST को, और उसके अलावा जो जिस जाति को उसमें शामिल किए उसको भी परेशानी में आपने डाल दिया। ये मान लें स्थिति हुई। अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो इंजीनियर के पांव पड़ने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते थे? अरे इंजीनियर को पांव पड़ने का मतलब क्या हुआ? मतलब उसको जलील करना हुआ, मतलब एक तरह से उसको धमकाना मान ली की हो गया कि भाई ये तुम काम जल्दी नहीं कर रहे हो, अगर नहीं किया था तो हम, अगर पैर पड़ने का मतलब है कि तुम सोचो कि क्या तुम्हारे दुर्दशा हम कर देंगे। तो इस तरह से इनडायरेक्ट रूप में एक तरह से साइकोलॉजिकल उसको में दबाव बनाने के लिए उन्होंने किया, और चूंकि काम के प्रति इनको इंटरेस्ट था इसलिए ये बहुत बुरी बात भी नहीं है, अपने दबाव बनाने के लिए आदमी करता है, लेकिन इस तरह से जलील नहीं करना चाहिए। ये बात मानते हैं कि इस तरह जलील नहीं करना चाहिए? हाँ, इसके पीछे उनका कुछ अलग से षड्यंत्र बचा हुआ है? षड्यंत्र नहीं होगा, षड्यंत्र क्या होगा, लेकिन वो अपने चूंकि गुस्सा में होंगे, चूंकि समय से काम नहीं हो रहा है, लेकिन वो वही उस तरीका मान लिया कि नहीं था, उतना दबाव उस तरह का दबाव बना। मुख्यमंत्री का मुंह से अगर बाणी निकल जाते ही बहुत बड़ी बात होती है, तो आपने तो मान लिया कि और भी नीचे जाकर मान लिया कि उसको कोशिश किया। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि पाँव पड़ने का मतलब ये हुआ कि सर कि मतलब अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हारा पाँव पकड़ लेंगे, पाँव पकड़ेंगे तो तुम्हारा काम कर दोगे? नहीं ना, पाँव उखाड़ लेंगे, पाँव पड़ के तुम्हारा पाँव उखाड़ देंगे, तोड़ देंगे तुम्हारा पाँव, ये मतलब हुआ। मतलब ये हुआ? हाँ, मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री भला किसी इंजीनियर को पैर क्यों पकड़ेगा, उसको बर्बाद कर देगा, इसका ये मतलब हुआ। अभी बताएं सर कि ये जिस तरीके से अभी राजनीति चल रही है, अभी सरयू राय जी जो है वो अभी नीतीश कुमार जी से मिलने आए थे और बहुत सारी बातों से समझौता भी हुआ है, क्या लगता है सर सरयू राय जी के बारे में? सरजू राय जदयू में शामिल होंगे, क्योंकि सरजू राय पहले बीजेपी में थे, बीजेपी से झंझट हुआ, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जमशेदपुर से विधायक मान लिए कि हैं, तो अब उनको कोई ना कोई सहारा चाहिए, और इनको भी जदयू को भी वहाँ अपने आप को प्रमाणित करने के लिए, अपने आप को पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए झारखंड में कोई नेता चाहिए, तो इनको नेता चाहिए या उनको एक पार्टी का शेल्टर चाहिए, तो दोनों का काम हो जाएगा इनके आने से, यही हो रहा है। मतलब आपका कहना है कि सरयू राय जी नीतीश जी की पार्टी में आ जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश जी फिर पलटी मारेंगे? क्यों पलटी मारेंगे? उससे पलटी मारने का क्या मतलब है? वहाँ उनका झारखंड है, यहाँ बिहार है, पलटी मारने का उससे कोई तारतम्य उसका नहीं बैठता है, कोई प्रासंगिक नहीं हो। एक स्टेटमेंट ये भी आया सर कि जीतन राम मांझी ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा जो है बिहार को कभी नहीं मिलने वाला है, नीतीश कुमार जी सुन लेंगे बात। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सही तो बात बोले हो। जो आपका नीति आयोग जो बना, पहले योजना आयोग था, उसमें सब व्यवस्था था, लेकिन नीति आयोग में स्पेशल पैकेज देने की व्यवस्था है, स्पेशल स्टेटस मान लिया कि विशेष दर्जा देने का बात उसमें नहीं, तो वो तो जो सही था वो सही बात उन्होंने बोल दिया। लेकिन मांग की बात जहाँ तक हो रही है तो वहाँ तो मांग करना अलग बात है, कि मांग करना अलग बात है, मिलना अलग बात है। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी, अरे मुख्यमंत्री आज से नहीं, बहुत दिनों से हो रहा है ना, यही नहीं कह रहे हैं ना, बहुत लोग कह रहा है ना, तो बहुत लोग कह रहा है, तो नियम में लागू करेगा तब ना। सरकार तो कितना बार कह चुकी है कि भाई ये मुश्किल है, संभव नहीं है, हम विशेष पैकेज दे देंगे, स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे, हम विशेष पैकेज देंगे। हाँ, स्टेटस स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे, स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे। हाँ, क्योंकि उसका प्रावधान नहीं है, इनका ही कहने को ऐसा प्रावधान नहीं है। तो अभी जिस तरीके से बिहार के विकास का जो बात चल रही है, क्या ये बिहार में विकास हो सकता, हो पाएगा? विकास हो नहीं रहा है क्या? इतना पुल पुलिया सारा चीज जो बन रहा है, रोड बन रहा है, सारा चीज बन रहा है, तो उसी से हो रहा है ना। अब वो टूट रहा है, वो अलग चीज हुआ, उसका अलग मान लेके विषय है, टूटने का अलग विषय है, लेकिन आपको फंड तो दे रहा है ना, पैसा तो दे रहा है, केंद्र सरकार ही दे रहा है ना, पैसा तो आपको दे रहा है, विकास तो हो रहा है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हो रहा।
लेकिन मानव विकास नहीं हो रहा। स्ट्रक्चरल मान लें कि विकास हो रहा, मानव विकास नहीं हो रहा। तो मानव जो जहाँ है वहीं पर है, उसका बहुत ज्यादा बिहार भूमिका का नहीं है। पुराना मुद्दा रहा है सर, आज तक ये मुद्दा रहा है। नहीं ना, मुद्दा है तो नहीं हो रहा है ना, नहीं होने का वजह है ना। अब जब नहीं होगा, अब मान लें कि सरकार कहाँ कभी सुने केंद्र सरकार से कि हम दे देंगे, क्योंकि जानते हैं कि हम दे नहीं सकते हैं। और ये लोग भी मान लीजिए कि अगर कहाँ उसके लिए ये करते हैं कि नहीं, अगर नहीं दोगे तो हम तो सरकार को गिरा दें, कहाँ ऐसा बोलते हैं। कि जानते हैं कि नहीं मिलने वाला है, सिर्फ उसको जिंदा रखना चाहते हैं अपने राजनीति के चलते, कि जब जरूरत हुआ तो इस्तेमाल कर लेंगे। एक व्यक्तिगत सवाल सर ये है कि क्या अब बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जो है वो सारा चीज दूर होने वाला है या हो रहा है? क्योंकि ये बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। कुछ नहीं होने जा रहा, जो स्टेटस है वही स्टेटस रहेगा। अब झूठ जितना कोई बोल ले, लोगों को मूर्ख जितना बना ले, उसी के आधार पर सरकार किसी का उल्टी पलटी वाले को होते रहेगा। मतलब ये बरकरार रहेगा एकदम एकदम, जो जितना जिसको मूर्ख बना ले। अब यही स्थिति है, झूठ का बाजार गर्म है, मतलब कि सच्चाई खत्म है। 100 बार होता है ना कि 100 बार अगर एक चीज को 100 बार झूठ बोलिए तो सच भी मान ले कि झूठा लगने लगेगा, आज झूठा भी सच लगने लगा। वही स्थिति मान लेगी अभी हो रही है। हरिकेश्वर राम जी क्या चाहते हैं? और हम तो वही चाहते हैं कि मानव विकास मान लीजिए कि हो ज्यादा, मान लीजिए कि ये जो स्ट्रक्चरल जो मान लीजिए कि हो रहा है कि पुल पुलिया रोड ये सब भी जरूरी है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि मानव का विकास हो। और मानव का विकास के शिक्षा से मान लीजिए कि होगा, और शिक्षा पर मान लीजिए कि ध्यान किसी का है ही नहीं। अभी तक दुर्भाग्य है कि इतने दिनों के बाद भी अभी तक हम लोगों ने ये जो पूर्ण रूप से साक्षरता दर प्राप्त 100% प्राप्त नहीं कर पाए। जब साधारण शिक्षा को हम हमारे 100% नहीं कर पाए हैं, तो क्वालिटी के एजुकेशन का बात अब छोड़ दीजिए। क्वालिटी के एजुकेशन के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। अब खिचड़ी स्कूल और साक्षरता दर बढ़ाने में भी लगा हुआ है, इसके बावजूद भी अभी तक मालिक हम लोग बहुत पीछे हैं। जाते जाते एक अंतिम संदेश आप लोगों को क्या देना चाहते हैं, पटना वासियों को, बिहार वासियों को? क्या किस तरीके से बिहार में विकास में उसका साथ दे, बिहार के विकास में उनका हाथ झूठ का पर्दाफाश करें, झूठ को एनालिसिस करें, सत्य को भी एनालिसिस करें, और जो उनको सत्य लगे, सही लगे, उसी को माने। और किसी के बहकाव में, किसी का मान लीजिए कि अफवाह फैलाने वालों के साथ नहीं जाए। अगर इतना ही कर देंगे तब देश का सही माने में विकास होने लगेगा और सही रास्ता पर देश चलने लगेगा। बिहार में अभी भी पलायन जारी है, पलायन अभी भी हो रहा है। तो झूठ का अगर मान लीजिए कि झूठ को सच अब बनाइएगा तो पलायन होगा ना। कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ झूठ को सच, सच को झूठ बनाने के प्रक्रिया में सारा जोर लगेगा, और जो स्थिति है वही स्थिति रहेगी। आप इधर रहिए चाहे उधर जाइए, आप मान लीजिए इलेक्शन के समय वोट आकर दे दीजिएगा, फिर आप चले जाइएगा। यही तो स्थिति है। बहुजन समाज पार्टी की योजना आगे की, चुनाव आ रहा है, हाँ, तो बहुजन समाज पार्टी क्या सोच रही है कि अब हम किस तरीके से यहाँ नहीं, बहुजन समाज पार्टी तो अभी आपने देखे नहीं, जैसे हरियाणा में उन्होंने तालमेल का अपना शुरुआत कर दिया। हो सकता है कि यहाँ भी अगर किसी के साथ तालमेल अगर अच्छे ढंग से हो जाए, मान सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ अगर तालमेल हो जाए, तालमेल होगा। नहीं तो अकेला तो एकला चलो के राजनीति तो है ही, चलेगी। हाँ। और हरिकेश्वर राम जी क्या सोचते हैं? हम तो वही सोचेंगे, जो पार्टी मान लेगी, जो हमारे लिए जो भूमिका तय करेगी उसके हिसाब से हम चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने संदेश दिया इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।